नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। चुनाव फिक्सिंग वाले राहुल गांधी के लेख पर छिड़ी सियासी रार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी लेख के जरिए हार स्वीकार कर आत्ममंथन करने की दी सलाह। एनडीए नेताओं ने कहा, आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का पूर्वानुमान। महाराष्ट्र चुनाव पर राहुल गांधी के सवालों पर चुनाव आयोग की दो टूक। औपचारिक तौर पर लिखित शिकायत देने पर ही मिलेगा जवाब। ईसी सूत्रों ने कहा, गोपनीयता और निष्पक्षता के लिए सीसीटीवी फुटेज सिर्फ हाईकोर्ट में दिखाने की अनुमति। मिशन तमिलनाडु के तहत मदुरई में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, जनता चाहती है बदलाव। 2026 में राज्य में एनडीए सरकार बनाने का ठोका दाव। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई तमिल भाषा में शुरू न कराने पर स्टालिन सरकार पर किया वार। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कर्नाटक दौरे पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। देश भर में किसानों की आय दोगुना करने की दोहराई प्रतिबद्धता। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान को बताया समय की जरूरत। विदेश मंत्री आज से फ्रांस, यूरोपीय संघ और बेल्जियम की यात्रा पर। इन देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को और गहरा करने और द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। कांग्रेस पार्टी कई बार ईवीएम पर सवाल खड़े करती रही है, लेकिन अब यह मामला फिर से तूल पकड़ रहा है, क्योंकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कल एक लेख लिखकर चुनावी प्रक्रिया पर और चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र चुनाव का हवाला देते हुए सवाल खड़े किए हैं, जिनका बिंदुवार तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खंडन किया है। वहीं भाजपा ने भी जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी बिहार चुनाव से पहले इन आरोपों से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। धूल चेहरे पर थी और आईना पूछते रहे। परिणामों के बाद किया हार का ठीकरा पहले से ही किस पे फोड़ा जाए, उसकी भूमिका राहुल जी और इनके तमाम गठबंधन के दल बना रहे। डर गया सो मर गया, वो मरे हुए व्यक्ति। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान के बाद सियासी संग्राम बढ़ गया है। महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोप पर लिखे राहुल गांधी के आर्टिकल का जवाब उनके ही आर्टिकल से मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जवाब में एक अखबार में लेख लिखकर उनके आरोपों को खोखला बताया है। लेख में फडणवीस ने न केवल राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताया, बल्कि उनकी मंशा और कांग्रेस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। देवेंद्र फडणवीस ने अपने लेख की शुरुआत में कहा, महाराष्ट्र में हुई पराजय राहुल गांधी को कितनी गहराई से चुभी है, इसका भलीभांति एहसास है। कांग्रेस नेता को हार स्वीकार कर आत्ममंथन करना चाहिए। फडणवीस ने लिखा, आम जनता के जनादेश का अपमान करते रहेंगे तो जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भारत की सभी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने वाली अर्बन नक्सलवाद नाम की व्यवस्थाओं से लंबे संघर्ष की बात को भी मुखरता से लिखा है। लेख के जरिए राहुल गांधी के मतदाता संख्या में वृद्धि को फर्जी बताने के आरोप पर भी फडणवीस ने तथ्यों के साथ जवाब दिया। मैं राहुल जी को इतना ही कहना चाहूंगा कि ताउम्र राहुल जी आप यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना पूछते रहे। चुनाव आयोग के अंदरूनी सूत्रों ने गलत सूचनाओं के माध्यम से सनसनी फैलाने के लिए कांग्रेस नेता की आलोचना करते हुए महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आरोपों पर बिंदुवार तरीके से जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी की चिंताओं पर औपचारिक जवाब तभी दिया जा सकता है जब वह आयोग को लिखकर शिकायत भेजें। सीसीटीवी फुटेज जारी करने की मांग को खारिज करते हुए चुनाव आयोग के पैनल ने कहा, मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज की किसी भी चुनाव याचिका में सक्षम उच्च न्यायालय द्वारा हमेशा जांच की जा सकती है। ये नियम मतदाताओं की गोपनीयता और चुनाव की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए है।
चुनाव आयोग के सूत्रों ने ये भी कहा कि जब राहुल गांधी वास्तव में महाराष्ट्र में अपने ही कांग्रेस द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट, अपने ही कांग्रेस उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त मतदान और मतगणना एजेंट की आलोचना करने पर उतर आए हैं। चुनाव आयोग के अंदरूनी सूत्र ने कहा कि देश भर में आयोग द्वारा नियुक्त 10,50,000 बूथ लेवल अधिकारी, 50 लाख मतदान अधिकारी और 1 लाख मतगणना पर्यवेक्षक भी राहुल गांधी की ओर से लगाए जा रहे इन निराधार आरोपों से बेहद नाराज हैं। चुनाव आयोग के अनुसार 24 घंटे बीत जाने के बाद भी राहुल गांधी ने ना तो चुनाव आयोग को कोई पत्र लिखा है, ना ही मुलाकात के लिए ही कोई समय मांगा है। महाराष्ट्र के बाद राहुल गांधी के बिहार को लेकर बिगड़े बोल ने बिहार में भी सियासी पारा चढ़ा दिया है। एनडीए और भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर हताशा का आरोप लगाते हुए साफ कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है और अब केवल हार के बहाने ढूंढ रही है। आत्ममंथन नहीं करने की वजह से हर बार हार का ठीकरा कभी चुनाव आयोग पे थोपना, कभी किसी फिक्सिंग पे थोपना, कभी ये बोलना कि भैया ईवीएम खराब है, ये अपने में दर्शाता है कि इन्होंने बिहार में भी हार मान ली है। परिणामों के बाद किया हार का ठीकरा पहले से ही किस पे फोड़ा जाए, उसकी भूमिका राहुल जी और इनके तमाम गठबंधन के दल बना रहे हैं और बिहार के बाद आसाम, बंगाल, तमाम राज्य ये लोग हारने जा रहे हैं। जनता एनडीए के साथ है तो मैच फिक्स भी जनता के साथ है। राहुल गांधी को ये पता चल गया है, इसीलिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं। डर गया सो मर गया, वो मरे हुए व्यक्ति हैं। राजनीतिक दृष्टि से अब उनमें कोई जान नहीं। कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि उसकी गलत राजनीतिक रणनीति, अर्थनीति और सामाजिक नीति की वजह से उनकी हार हो रही है। अगर उनको कुछ शक है तो उनको सीधे चुनाव आयोग के पास जाकर के अपनी शंकाओं का समाधान करना चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों पर गरमाई सियासत में जहां एक और जनमत के अपमान का आरोप लगाया जा रहा है, वहीं चुनाव आयोग ने भी आरोपों पर दो टूक जवाब देते हुए साफ कर दिया कि अगर वास्तव में विपक्ष के नेता जवाब जानने की मंशा रखते हैं तो सीधे पत्र भेजें। आयोग ने ये भी कहा कि बार बार आरोप दोहराना और सही जानकारी को नजरअंदाज करना लोकतंत्र और कानून का अपमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोप पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को लोकतंत्र समझ में नहीं आ रहा है, लोकतंत्र पर उनको भरोसा करना चाहिए। राहुल गांधी को इसलिए भरोसा नहीं है भारत के लोकतंत्र पे क्योंकि वो हार जाते हैं। जहां जीत गए, चाहे वो हिमाचल हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, उन्होंने भंग नहीं किया। भंग करके चुनाव में जाते तब तो हम मानते कि आपको लोकतंत्र जो देश की जनता ने वोट किया और जो आपने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया उसमें फर्क दिखता। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है ये तानाशाह लोग हैं, ये अपने सामने किसी परिवार को देखना नहीं चाहते हैं। भाजपा के दक्षिण भारत में पार्टी को मजबूत करने की दिशा में मिशन तमिलनाडु महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में 2026 में होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनावों की तैयारियों को मजबूत करने और पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को अधिक सशक्त बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तमिलनाडु दौरा अहम है। राज्य के कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने द्रमुक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि 2026 में तमिलनाडु में बनेगी एनडीए सरकार। मिशन तमिलनाडु, मदुरै में गरजे अमित शाह। 2026 में तमिलनाडु में बनेगी एनडीए सरकार, जनता हटाएगी द्रमुक सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मदुरई में भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2026 में तमिलनाडु में भाजपा अन्ना द्रमुक के गठबंधन की सरकार बनेगी और जनता द्रमुक को सत्ता से हटाएगी। अमित शाह ने रविवार को तमिलनाडु के मदुरई में भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित किया, जिसमें प्रदेश भर से सैकड़ों कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस बैठक में तमिलनाडु बीजेपी के राज्य, जिला, मंडल स्तर के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। शाह का यह दौरा 2026 में होने वाले तमिलनाडु
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारियों को मजबूत करने और पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को और भी ज्यादा सशक्त बनाने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इस मौके पर अमित शाह ने द्रमुक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि साल 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और अन्ना द्रमुक मिलकर एनडीए सरकार बनाएंगे। 2026 में इस तमिलनाडु में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके की सरकार बनने जा रही है। ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अमित शाह डीएमके को नहीं हरा सकते। स्टालिन साहब, आप सही कहते हो, मैं डीएमके को नहीं हरा सकता, मगर तमिलनाडु की जनता डीएमके को हरा सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का करारा जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और सेना के पराक्रम की सराहना की। पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की, धर्म पूछकर हत्या की, और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को सफाया करने का काम किया है। इससे पहले अमित शाह ने मदुरई स्थित मीनाक्षी मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दर्शन पूजन की तस्वीरें साझा कर लिखा कि आज मदुरई के प्रतिष्ठित मीनाक्षी अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिला। राष्ट्र की निरंतर प्रगति और हमारे सैनिकों की भलाई के लिए मां से आशीर्वाद मांगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत एक कृषि प्रधान देश है। केंद्र सरकार द्वारा किसान और किसानी को संबल देने के लिए कृषि विज्ञान और खेतों के बीच सेतु तैयार करने के लिए 29 मई से 12 जून तक चलाया जा रहा है विकसित कृषि संकल्प अभियान। इसके तहत केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान बेंगलुरु पहुंचे, जहां उन्होंने कमलम के खेतों का भी दौरा किया और इस बात पर जोर दिया कि किसानों को कमलम जैसे मुनाफे वाली फसलों पर ध्यान देना चाहिए। किसानों की आय दोगुना करने, किसानों को आधुनिक कृषि रिवाजों से जोड़ने के तहत केंद्र सरकार के विकसित कृषि संकल्प अभियान की ऐतिहासिक पहल धरातल पर है। 29 मई से 12 जून तक चलाए जा रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक किसानों से संवाद कर खेत में ही किसानों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। इसी पहल के तहत केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान बेंगलुरु पहुंचे। उन्होंने बेंगलुरु स्थित भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR में किसानों के साथ संवाद किया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्य के किसान शंकर और सिद्धू को बधाई दी, जिन्होंने IIHR की मदद से अत्यधिक उत्पादन वाले कटहल की प्रजाति विकसित की है। कृषि मंत्री ने किसानों को पारंपरिक खेती के बजाय फूलों, फलों और सब्जियों की खेती करने की सलाह दी। शंकर सिद्धू इनने सिद्धि प्राप्त की है। ऐसा जैक फ्रूट का प्लांट तैयार किया है जिसका प्रोडक्शन जबरदस्त है। IIHR ने इनको सहयोग किया है, सलाह दी है, गाइड किया है। सभी किसानों से मेरा आग्रह ये है कि अब केवल ट्रेडिशनल फसल नहीं, हम फूलों, फलों और सब्जियों की तरफ भी बढ़ें। अनेकों तरीके हैं, अनेकों उपाय हैं खेती में लाभ बढ़ाने के। आप भी डाइवर्सिफिकेशन करके उस दिशा में आगे बढ़ें। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलम के खेतों का भी दौरा किया। कृषि मंत्री ने कमलम की खेती के लाभ बताते हुए कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान जरूरी हैं। इसलिए किसानों को कमलम जैसी मुनाफे वाली फसलों की तरफ आना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा विकसित भारत
बनाना है 2047 तक। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान चाहिए, और विकसित खेती के अंतर्गत ही हमको कृषि का विविधीकरण करके ऐसी कमलम जैसी फसलों की तरफ आना पड़ेगा। उगाना भी आसान है, हम किसानों को एजुकेट भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के हरदोई में भी विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के तहत हरदोई में कुल 135 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महाराष्ट्र में विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन किया गया। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत बुल्ढाना जिले के 150 गांव शामिल हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 2 टीमें डॉक्टर पंजाब राव कृषि विद्यापीठ के वैज्ञानिक और कृषि एवं कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी आत्मा विभाग के अधिकारी इन गांवों में जाकर किसानों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। ये टीमें विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ड्रोन तकनीक, फसल उगाने के तरीके और प्राकृतिक खेती, आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। टीमों ने उमाला, येलगांव, देउलघाट, बिरसिंहपुर गांवों का दौरा किया और इन किसानों से सीधे बातचीत की और उनका मार्गदर्शन किया। वहीं नांदेड़ में भी किनवट तालुका के कुप्ती में विकसित कृषि संकल्प अभियान के माध्यम से किसानों का मार्गदर्शन किया गया। कृषि वैज्ञानिक केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर देवीकांत देशमुख ने किसानों को सटीक सिंचाई प्रणाली, संकर बीज और कम लागत पर उत्पादन बढ़ाने के लिए कीट प्रबंधन के सटीक समाधान जैसी आधुनिक अवधारणाओं के बारे में बताया। और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं छोटी थी तब मोबाइल में सिर्फ फोन आते थे। आज मेरी स्कॉलरशिप भी आते हैं, अप्पा के किसान सम्मान के पैसे भी आते हैं, अम्मा के सखी मंडल के पैसा भी मोबाइल से ही आते हैं। इस डिजिटल भारत ने बचपन से ही डीबीटी और यूपीआई देखा है। यही नया भारत बड़ा होकर बनाएगा विकसित भारत। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 14 जून तक फ्रांस, यूरोपीय संघ और बेल्जियम की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री की इस यात्रा से इन देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री पेरिस और मार्सिले की यात्रा करेंगे, जहां वो फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के अपने समकक्ष मंत्री जीन नोएल बेरोट के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। साथ ही वो फ्रांस के वरिष्ठ नेताओं, थिंक टैंक और मीडिया से भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्री मार्सिले शहर में आयोजित होने वाले भूमध्य सागरीय रायसीना संवाद के उद्घाटन संस्करण में भी भाग लेंगे। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री यूरोपीय संघ की उच्च प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष काजा कैलास के साथ रणनीतिक वार्ता करेंगे। साथ ही वो यूरोपीय आयोग और यूरोपीय संसद के वरिष्ठ नेतृत्व से भी मिलेंगे। बेल्जियम की अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और बेल्जियम के वरिष्ठ नेतृत्व से भी मिलेंगे। साथ ही वो भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे। और आइए अब नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देखते हैं उससे जुड़ी कुछ खबरें। सेवा सुशासन के 11 साल। भारत का विकास दरअसल देश की महिलाओं के विकास से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बीते 11 वर्षों में नारी शक्ति को भारत की विकास यात्रा में सबसे आगे रखा है। बीते 11 वर्षों में नारी सशक्तिकरण पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में सत्ता संभालने के साथ ही महिलाओं के लिए एक समावेशी और सशक्त भविष्य की नींव रखी। ये सिर्फ योजनाओं का आरंभ नहीं था, बल्कि सोच में परिवर्तन का प्रारंभ था। देश भर में महिलाओं को आत्मनिर्भर, शिक्षित, सुरक्षित और समान अवसरों से युक्त बनाने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गईं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर स्टैंड अप इंडिया तक, वित्तीय समावेशन और डिजिटल कौशल से लेकर रक्षा, राजनीति और स्टेम में प्रतिनिधित्व तक, इन 11 वर्षों ने करोड़ों महिलाओं के लिए अवसर, सम्मान और नेतृत्व के नए द्वार खोले हैं। 2015 में हरियाणा से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने लिंगानुपात को सुधारने और समाज में बालिकाओं के प्रति सोच में बदलाव लाने का काम किया। आज न सिर्फ कन्या भ्रूण हत्या के मामलों में कमी आई है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों की भागीदारी अभूतपूर्व रूप से बढ़ी है। स्टैंड अप इंडिया और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाओं ने महिला उद्यमिता को गति दी है। बीते 11 वर्षों में लाखों महिलाओं ने छोटे और मझोले उद्योग स्थापित किए हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत लगभग 70% ऋण महिलाओं को दिए गए हैं, जिससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है, बल्कि वो अपने समुदायों में प्रेरणा स्रोत भी बनी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते खोले गए, जिससे उन्हें पहली बार वित्तीय दुनिया से सीधा जुड़ाव मिला। इसके अलावा डिजिटल साक्षरता अभियान जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान ने महिलाओं को ऑनलाइन लेन देन, सरकारी सेवाओं तक डिजिटल पहुंच और स्वरोजगार के डिजिटल माध्यमों से जोड़ने में मदद की है। पहली बार महिलाओं को स्थायी कमीशन के रूप में भारतीय सेना में शामिल किया गया। नौसेना और वायुसेना में भी महिला अधिकारी आज युद्धपोत और लड़ाकू विमानों का संचालन कर रही हैं। राजनीति में महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी बढ़ी है। ग्राम पंचायतों से लेकर संसद तक महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। सितंबर 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन जैसे क्षेत्रों में भी महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही है। इसरो के चंद्रयान और मंगलयान जैसे अभियानों में महिला वैज्ञानिकों की प्रमुख भूमिका रही है। ये भारत की तकनीकी और वैज्ञानिक क्षमता में महिलाओं के योगदान का प्रमाण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्कॉलरशिप योजनाओं ने लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया है। IIT, IIM, मेडिकल कॉलेजों और शोध संस्थानों में आज बड़ी संख्या में महिलाएं प्रवेश ले रही हैं। साथ ही निजी और सरकारी क्षेत्रों में महिला कार्यबल की संख्या में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन देकर महिलाओं को धुएं से निजात मिली है और उनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान ने ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण से महिलाओं की गरिमा की रक्षा की। महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर और निर्भया फंड जैसी पहलों ने महिलाओं के लिए सुरक्षा को सर्वोपरि रखा। पिछले 1 दशक में सामाजिक सोच में भी बदलाव आया है। अब महिलाओं को सिर्फ घरों तक सीमित न रखकर देश की भागीदारी में बराबर का हकदार समझा जाने लगा है। मीडिया, खेल, फिल्मों और व्यवसायों में महिलाओं ने नए आयाम गढ़े हैं। पीवी सिंधु, मिताली राज, दीपिका कुमारी और मैरी कॉम जैसी खिलाड़ियों ने भारत को विश्व मंच पर गौरवान्वित किया है। जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो उसमें महिलाओं की भागीदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सोच कि यदि नारी को अवसर मिले तो वो राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है, आज भारत की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर को बदल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। मैं बनूंगा फौजी और दुश्मन को उसके घर में घुस के मारूंगा। मैं बनाऊंगी अपने फौजी भाई बहनों के लिए हथियार।
ये नया भारत बड़ा हुआ है आर्म्ड फोर्सेस के पराक्रम और आत्मनिर्भर भारत की मिसालें देखते हुए। तभी तो ये चल पड़ा है पीएम मोदी के साथ विकसित भारत बनाने। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज स्वदेश वापस लौट आया है। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के तहत प्रतिनिधिमंडल 6 देशों की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटा है। दल के सदस्यों ने कहा कि आउटरीच कार्यक्रम के तहत भारत का आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को संदेश जो था वो पूरी दुनिया के सामने सशक्त तरीके से रखकर पाकिस्तान की सच्चाई को सामने लाने का काम हम सब ने किया है। पहलगाम के बर्बर आतंकवाद के खिलाफ बहुत गुस्सा है देशों में और सबों ने कंडेम किया, सहानुभूति की। ये एक बहुत नई बात है और जिस उद्देश्य से हम लोग को भेजा गया था, वी सॉ ए ग्रेट कन्वर्जेंस, बीट इंग्लैंड, बीट जर्मनी, बीट कोपेनहेगन, बीट जर्मनी और इवन इन ब्रसल्स। हम लोग यूरोपियन पार्लियामेंट में भी गए और हर जगह एक स्वर से इसकी आलोचना हुई। Politics, parties, party ideologies, differences are all they are restricted to the elections only. We fight the elections, so we fight each other, and every party has its own ideology based on which we contest the elections and we fight against each other. But when we go outside our country, and when this is the country, this is a situation where the country's territory and the civilians are a threat from a neighboring dysfunctional country, a neighborhood. Definitely all of us were united, and I'm happy to say that all of us spoke in one voice. Despite opposition party members also being part of the delegation, all of us spoke in one voice because this is something to do with the safety and security of India, which is our country. ऑपरेशन संदूर का जो भी मैसेज था वो दुनिया को दिया है, थिंक टैंक से लेकर, डायस्पोरा से लेकर, पार्लियामेंटेरियन से लेकर और मीडिया से लेकर पूरी बात रखी है और कम्युनिटी को बताया है, पूरी यूरोप को बताया है कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म और पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है होता है। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जो भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में पहुंचा, उसने सीधे तौर पर भारत की जो प्रयास थे और ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से अंजाम किया गया उसकी वास्तविकता को और पाकिस्तान के असली चेहरे को भी बेनकाब किया। इसी के साथ समाचार में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।